हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी तक जो है अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे अब तक, और उसमें जो है थार के मरुस्थल की कुछ मुख्य विशेषताएँ हमने पढ़ ली थी। और राजस्थान में जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल, उसकी शब्दावली के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि कौन कौन से शब्द जो हैं, जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था कि चांदन नलकूप क्या है, कुलदरा क्या है, थली क्या है, दोरे क्या है, कारवाई अगासी किसे कहा जाता है, ये सारी बातें इत्मीनान से अपन कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो है अपने थार के मरुस्थल का वर्गीकरण करते हैं। तो थार के मरुस्थल के वर्गीकरण में अपन पढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा वर्गीकरण में देखते हैं अपन। तो वर्गीकरण में सबसे पहले मैं बात करूंगा शुष्क रेतीला मैदान। नंबर 1 पे शुष्क रेतीला मैदान, और दूसरी अपने बात करेंगे दोस्तों, विजिबल होगा, सभी को दिखाई दे रहा है ना, अर्धशुष्क प्रदेश। थार के मरुस्थल में 2 पॉइंट अपने पढ़े, इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे 2 भागों में। पहला शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा अर्धशुष्क प्रदेश। तो शुष्क जो रेतीला मैदान है, इसका आधार है उच्चावच के आधार पर इसे जो है बांटा गया है। और सबसे पहले अपन शुष्क रेतीले मैदान के बारे में जानकारी लेंगे। तो शुष्क रेतीला मैदान भी दोस्तों जो हैं 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, यहाँ से मैं बात करूँगा, ये जो है नंबर 1, इसकी बात करते हैं अपने बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरे की बात करूँगा यहाँ पर आपसे, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश। देखिएगा दोस्तों, ये जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, जिस शुष्क रेतीले मैदान के 2 पार्ट अपन ने किए हैं, एक तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है और दूसरा बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है। और इन दोनों में जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश हैं, ये तो हैं दोस्तों 41.50%। कितना है? 41.50%। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसकी जो विशेषता है, इन विशेषताओं में दोस्तों हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हमादा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कि हमादा क्या है, मरुस्थल का प्रकार है एक हमादा। और दूसरा जो है रेग के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी और भी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य बात यहाँ पे कर लेते हैं कि हमादा है, रेग है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने सबसे पहले थार के मरुस्थल का वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ा है शुष्क रेतीला मैदान, पहला पार्ट इसका, और दूसरा क्या है, अर्धशुष्क प्रदेश के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीला मैदान को 2 भागों में विभाजित किया। पहला था बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50% पर है। इसकी विशेषताएं हैं हमादा और रेग, और अन्य विशेषताओं की अपन अभी जो है पढ़ेंगे अभी। और ये जो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है दोस्तों, ये हैं 58.50%। और इसकी जो विशेषता है, जिसकी अपन बात करेंगे दोस्तों, इसकी जो विशेषता है वो है इर्ग। क्या है? इर्ग। और कुछ बालूका स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बालूका, पहले इर्ग और दूसरा बालूका स्तूप। तो इर्ग का मतलब संपूर्ण मरुस्थल को इर्ग कह दिया जाता है। बालूका स्तूप जैसे कि अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप कौन से होते हैं, बरखान कौन से होते हैं, सीप कौन से होते हैं, पौराबैलिक कौन से होते हैं, सब्र काफिज कौन से होते हैं, इनके बारे में जो है दोस्तों अपने डिटेल से पढ़ेंगे।
दूसरा अपन ने डिवाइडेशन किया थार के मरुस्थल का, पहला शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। इस अर्ध शुष्क प्रदेश में अपन दोस्तों 4 भागों में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिएगा, सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे घग्गर प्रदेश। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? घग्गर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और इस घग्गर की जो विशेषता है वो पढ़ेंगे अपन नाली, स्थानीय नाम है घग्गर नदी का नाली। और दूसरा इसी के अंदर जो पार्ट है वो पढ़ेंगे अपन दोस्तों शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र। इस शेखावाटी क्षेत्र की जो विशेषता है वो जोहड़ है। विशेषता क्या है दोस्तों? जोहड़। और इसी में अपन जो है दोस्तों तीसरा पार्ट पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसकी जो विशेषता है दोस्तों वो है कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी। और इसी में अपन चौथा भाग पढ़ेंगे अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत गोडवाड़ प्रदेश। इस गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे छप्पन की पहाड़ियाँ। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों छप्पन की पहाड़ियाँ। और दूसरा अपन पढ़ेंगे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, सभी को विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा इत्मीनान से पूरे का पूरा। तो अपन ने यहाँ तक दोस्तों बात की है थार के मरुस्थल के वर्गीकरण की। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण अपन ने 2 भागों में किया। सबसे पहले किया कि शुष्क रेतीला मैदान। पहला पार्ट इसका कौन सा? शुष्क रेतीला मैदान। और इस शुष्क रेतीले मैदान को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा जो है आपका वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो 41.50% भाग पर है। इसकी विशेषता है हमादा और रेख। और बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश हैं विद्यार्थियों वो हैं 58.50% भाग पर। इसकी विशेषता ईर्घ है। बालू का स्तूप है। बालू का स्तूपों के प्रकार अपन आगे पढ़ेंगे। मेकी ने इसका विभाजन किया था बालू का स्तूपों का, वो जो है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट है वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा मरुस्थल का अर्धशुष्क प्रदेश। इस अर्धशुष्क के अंतर्गत हम जो है 4 भागों में इसको पढ़ेंगे। पहला घग्गर प्रदेश जिसकी विशेषता नाली है। दूसरा जो है शेखावाटी क्षेत्र जिसकी विशेषता जोहड़ है। तीसरा जो पार्ट है इसका नागौरी उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ जो है कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉर्स बेल्ट के बारे में जो है अपन जानकारी लेंगे। चौथा जो भाग है वो है गोडवाड़ प्रदेश, यानी पाली जालोर और सिरोही वाला क्षेत्र। छप्पन की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। इसके नागौरी भूमि जो है इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, उच्च भूमि के अंतर्गत। तो दोस्तों हमने ये किया वर्गीकरण थार के मरुस्थल का। कल हमने क्लास में बात की थी मरुस्थल की शब्दावली की और आज हमने बात की है वर्गीकरण की। तो नेक्स्ट देखिएगा। और वर्गीकरण को समझने से पहले अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसका हम जो है एक मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से जो है आप तक मैं जानकारी प्रेषित करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो है अर्धशुष्क प्रदेश है और किस प्रकार से शुष्क प्रदेश है, और शुष्क प्रदेश में भी कौन सा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है और कौन सा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसकी बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, तो हम जो हैं एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि मरुस्थल के इन भागों को पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पश्चिमी राजस्थान और यूं करते हुए ये थोड़ा उत्तरी क्षेत्र, गंगानगर वाला इलाका और झुंझुनू वाला यूं होते हुए ये हमने बनाया है पूरा आधा राजस्थान दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा। ये जो ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ पर गंगानगर और इसके बाद थोड़ा इधर
हनुमानगढ़, यूँ, और इस गंगानगर हनुमानगढ़ से यूँ देखें तो अपने स्थार के मरुस्थल में सबसे पहले यहाँ देखिएगा आप दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की ओर ये जो है आपकी, ये हैं 10 सेमी वर्षा रेखा। क्या है दोस्तों? 10 सेमी वर्षा रेखा। और यहाँ जो क्षेत्र बनता है ये है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। और ये जो इसके ऊपर वाला है दोस्तों, ये अपना है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। दिखाई दे रहा होगा, ये है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। और यहाँ से जो है ये जो रेखा अपन ने 10 सेमी रेखा बनाई है दोस्तों, ये 997 मिलीबार समदाब रेखा है। कितनी है? 997 मिलीबार समदाब रेखा, समदाब रेखा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दूसरी जो रेखा आती है अपनी, वो इस तरह से यूँ आती हुई यहाँ से मान लीजिए कि यूँ शुरू होकर के यूँ एक अपनी मैपिंग कर रहे हैं, जो कि साथ साथ में आपको वर्षा का फंडा भी क्लियर होता जाएगा। ये अपन ने बनाई 25 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा। तो इस 25 सेमी से इधर वाला तो है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के दो पार्ट हैं, एक तो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश है और एक बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो यहाँ पर अगर अपन देखने चाहें तो ये देखिएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, और यहाँ पर जो है आपके बीकानेर की लोकेशन आ जाती हैं। और इस तरह से यूँ जो है यहाँ देखोगे तो जैसलमेर ज़िला अपना पड़ता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो बाड़मेर ज़िला पड़ता है। और बाड़मेर की ठीक बात जो है इस साइड में जालोर आ जाएगा, पाली आ जाएगा। उसकी बात अपन अभी करते हैं। तो यूँ जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ के बाद जो है अपन दूसरे अगले ज़िलों की बात करते हैं। यहाँ आपका पड़ता है चूरू, झुंझुनू, और यहाँ सीकर, ये जो प्रदेश है दोस्तों यूँ करके यहाँ तक। फिर यहाँ जो है नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद अपना आता है पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, फिर जालोर। और इसी के पैरेलल एक जो है, ये जो है थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। यूँ एक जो है वर्षा रेखा आती है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से यूँ गुजरती हुई। ये जो है आपकी, यहाँ लिख रहा हूँ 40 सेमी, कितनी 40 सेमी है दोस्तों, ये पैन नहीं है, 40 सेमी वर्षा रेखा है। कितने सेमी? इसको लिख सकते हैं आप 40 सेमी वर्षा रेखा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से इसके पैरेलल अरावली वाली जो हैं, यहाँ से अरावली शुरू हो जाती हैं। इसको मैं अलग कलर में कर रहा हूँ दोस्तों, ग्रीन कलर में, क्योंकि अरावली जो है अपनी हरी भरी है। तो रेखा भी कैसी होगी? वर्षा रेखा भी। ये जो वर्षा रेखा है ये है 50 सेमी। कैसी वर्षा रेखा है? 50 सेमी वर्षा रेखा है, वर्षा रेखा।
अब जो हमने ये चित्र बनाया है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है दोस्तों, ये आपका है घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। दूसरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला, ये जो है आपका, ये कहलाता है शेखावाटी। क्या कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। और ये जो है ये आपकी नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और ये पाली, जोधपुर और जालौर वाला जो एरिया है, ये है आपका गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। दिखाई दे रहा होगा पूरा, ये आपका गोडवाड़ प्रदेश। और ये जो 50 सेमी वर्षा रेखा है, इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों 999 मिलीबार समदाब रेखा। क्या लिख सकते हैं इसको? 999 मिलीबार समदाब रेखा। कौन सी की बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों 50 सेमी की। ये 999 मिलीबार समदाब रेखा है। और इसी तरह से अगर 100 मिलीबार जो है आपकी 100 सेमी वर्षा वाली जो है 1001 मिलीबार है, उसकी भी मैं यूँ बात करूँगा तो वो यहाँ से यूँ निकलती हैं दोस्तों। देखिएगा दक्षिणी राजस्थान की तरफ से यूँ निकल के और यूँ चलती हुई यहाँ तक आ जाती हैं। ये जो है ये आपकी 100 सेमी वर्षा रेखा है। और इस वर्षा रेखा पर जो दोस्तों आपके ज़िले हैं, वो एक तो यहाँ जालोर पड़ता है, दूसरा सिरोही। कौन सा ज़िला? सिरोही। सिरोही के बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद झालावाड़। ये जो हैं सारे के सारे जो क्या हैं 100 सेमी वर्षा रेखा वाले ज़िले हैं। और इसको अपन 1001 मिलीबार समदाब रेखा कह सकते हैं। रेखा ये तो दोस्तों डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि ये जो प्रदेश है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, ये है घग्गर प्रदेश और ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। जबकि शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल जो है इस 25 सेमी वर्षा रेखा से इधर वाला शुष्क मरुस्थल है। और इस शुष्क मरुस्थल के दो भाग हैं, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और दूसरा ये जो ट्राइंगल में आपको दिख रहा है ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जो कि आगे देखते हैं अपन 25 सेमी वर्षा रेखा से कहाँ है, पश्चिम की ओर है। ये कौन सा हुआ? ये होगा आपका शुष्क मरुस्थल। और 25 सेमी से इधर वाला कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब दोस्तों कुछ मुख्य बातें मैं बताऊंगा इन वर्षा रेखाओं के। हालांकि मैं आपको लिखूंगा, लेकिन आप सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैटर आपको सारा लिख के बताया जाएगा। ये देखिएगा 997 मिलीबार वाली जो 10 सेमी वर्षा रेखा है, सबसे पहले आप जो है इस 40 सेमी वर्षा रेखा को देखिए। ये जो 40 सेमी वर्षा रेखा है थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा को क्या करती है? निर्धारित करती है। समझ में आई? यानी पश्चिमी जो रेतीला मैदान है इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करने वाली सीमा रेखा आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? ये 40 सेमी वर्षा रेखा है। अब आप 25 सेमी पे आइएगा। ये जो 25 सेमी वर्षा रेखा है जो कि आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं, ये 25 सेमी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल के मध्य से गुजरती हैं। ठीक आपको दिखाई दे रही होगी कि थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी हैं। तो ये देखिएगा 25 सेमी वर्षा रेखा देखो दोस्तों थार के मरुस्थल के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, तो दो भागों में इसको क्या कर रही हैं? विभाजित करती हैं। इसी तरह से 10 सेमी वर्षा रेखा को देखिए आप, जैसलमेर के बिल्कुल ठीक ऊपर से ये गुजर रही हैं। तो ये 10 सेमी वर्षा रेखा जो है थार के मरुस्थल की ये पश्चिमी सीमा है, इसको निर्धारित करती है और जैसलमेर को पाकिस्तान से अलग करती है। यहाँ कौन सा है देश? पाकिस्तान। कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान। ये जैसलमेर को पाकिस्तान से क्या करती हैं? अलग करती हैं। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सारे कौन सी वर्षा रेखा है? तो आपको हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है, उसका सही उत्तर देना है कि 10 सेमी वर्षा रेखा। अब आप देखिएगा इस 50 सेमी वर्षा रेखा को, 50 सेमी जो वर्षा रेखा है राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान और इधर वाला पूर्वी राजस्थान, दो हिस्सों में इसको
डिवाइड करती है। कौन सी रेखा? ये देखिएगा 999 मिलीबार समदाब रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, जिसको 50 सेमी वर्षा रेखा अपन पढ़ते हैं। और ये जो है राजस्थान को 2 बराबर भागों में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। और काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली के समांतर गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी हैं? तो ये देखिएगा दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर वाली है जिस पर रेड डॉट्स मैं लगा रहा हूँ, ये हैं जो कि अरावली के समांतर हैं। कौन सी वर्षा रेखा है? 50 सेमी वर्षा रेखा है। इसी तरह से प्रश्न बन सकता है कि 997 मिलीबार जो समदाब रेखा है, 997 मिलीबार ये दिख रहा होगा, कौन से ज़िले से गुजरती हैं? तो जैसलमेर से गुजरती हैं। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि 998 मिलीबार समदाब रेखा कहाँ से गुजरती हैं? तो 998 मिलीबार समदाब रेखा तो ये देखिए 25 सेमी वर्षा रेखा, ये थार के मरुस्थल के बिल्कुल, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? 998 मिलीबार रेखा, ये देखिए मरुस्थल के बिल्कुल मध्य से गुजरती हैं। कि कौन सी समदाब रेखा जो है मरुस्थल के बिल्कुल मध्य से गुजरती हैं? तो ये देखिएगा 998 मिलीबार जो समदाब रेखा है वो मरुस्थल के मध्य से गुजरती हैं। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी मिलीबार समदाब रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती हैं? यहाँ पे मैं मरुस्थल के मध्य से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के मध्य से गुजरती हैं। तो आप देखिएगा 999 मिलीबार जो समदाब रेखा है जो कि अरावली के समांतर चलती है 50 सेमी वर्षा रेखा, ये राजस्थान के मध्य से गुजरती हैं। अगर इसी तरह से अपन पूछना चाहें कि 100 सेमी वर्षा रेखा या 1001 मिलीबार समदाब रेखा में कौन कौन से ज़िले समाहित किए जाते हैं? तो जालोर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ये जो हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों समझ आया होगा। अब सबसे पहले मैं डिटेल में बात करूँगा। तो डिटेल में जो है सबसे पहले अपन बात करेंगे अर्धशुष्क प्रदेश की। कौन से की? अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं अर्धशुष्क प्रदेश में भी अपन सबसे पहले लिखेंगे, देखिएगा नंबर 1 की बात करते हैं। एक प्रदेश है दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। गोडवाड़ प्रदेश, आप जो है मैप को साथ देखते रहिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन उसको कीजिए। किसी प्रकार से भी आप जो है साथ साथ उस मैप को देखते रहेंगे तो आपको जो है समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो जालोर, पाली, जोधपुर तथा बाड़मेर का जो लूनी नदी के किनारे स्थित प्रदेश है, जहाँ प्राचीन काल में क्या था, गौड़ जो ब्राह्मण थे, गौड़ जो राजपूत थे, उनका जो है यहाँ पर शासन रहा था और इसलिए इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है? देखिएगा यहाँ जालोर, पाली, जोधपुर तथा बाड़मेर का विजिबल होगा, यहाँ लिख देता हूँ, बाड़मेर का लूनी नदी के किनारे का, लूनी नदी के किनारे का या किनारे स्थित प्रदेश, जहाँ प्राचीन काल में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जहाँ प्राचीन काल में गौड़ राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। ये क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। कौन कौन से ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं? जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और लूनी नदी के किनारे का क्षेत्र। यानी आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि गोडवाड़ प्रदेश में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, तो ये 4 ज़िले दे दिए जाएंगे या फिर 3 ज़िले दे दिए जाएंगे। तो 3 ज़िले दे करके आपसे एक अन्य ज़िले का नाम लिख देगा, वो सिरोही का लिख सकता है,
कोई और अन्य का लिख सकता है, चित्तौड़गढ़ का लिख सकता है, तो वो गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ की जो दोस्तों भाषा है वो कौन सी है? गोडवाड़ प्रदेश की गोडवाड़ी बोली यहाँ बोली जाती है। कौन सी? गोडवाड़ी बोली। एक कवि हुए हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, नरपति नालय। कौन थे जी? नरपति नालय। और इन नरपति नालय ने एक जो है रचना की थी विसलदेव रासो, जो कि विग्रहराज चतुर्थ पर आधारित थी। विसलदेव रासो और भीनमाल का जो है वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है। तो ये गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई थी। भौतिक प्रदेश से प्रश्न पूछा, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ये भी जो है भौतिक प्रदेश से हमारे रिलेटेड रहता है दोस्तों, तो हमें सभी पहलुओं का ध्यान रख करके पढ़ना है। दूसरी जो बात है, इसी गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत अपन बात करेंगे छप्पन की पहाड़ियों की। इसकी बात करेंगे, इसकी विशेषता है छप्पन की पहाड़ियाँ। क्या विशेषता है दोस्तों? छप्पन की पहाड़ियाँ। तो छप्पन की पहाड़ियों में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्थान है बाड़मेर में, सिवाना। कौन सा स्थान? सिवाना। कहाँ पड़ता है ये? बाड़मेर ज़िले में। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बाड़मेर ज़िले में। और एक स्थान है बालोतरा। बालोतरा ये भी कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। लूणी नदी का पानी जो है खारा हो जाता है, इसके बाद सुना होगा आपने। तो नदियों के टॉपिक में अपन जल संरक्षण की विधियां भी पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ने वाला बाकी पड़ा है अपना, तो वहाँ जो है डिटेल में बात करेंगे। तो इस सिवाना बाड़मेर से लेकर के बालोतरा बाड़मेर के मध्य यूँ जो हैं इस तरह से दोस्तों 56 गुंबद आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस गुंबद आकार की पहाड़ियाँ यूँ पाई जाती हैं। इनको जो है स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? 56 की पहाड़ियाँ कह दिया जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों के मध्य जो है दोस्तों अपन बात करेंगे कुछ विशेष बातों की, कि एक गांव पड़ता है पिपलूद। कौन सा गांव पड़ता है? पिपलूद। इस तरह से मान लीजिए कि ये पिपलूद गांव है, पिपलूद ग्राम पड़ता है। और यहाँ पश्चिमी राजस्थान में क्या दोस्तों? ये पिपलूद जो है पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कैसा स्थान है? वर्षा वाला स्थान। वर्षा वाला स्थान है, इसलिए इस पिपलूद को क्या कह दिया जाता है? राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं, या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कह देते हैं। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू ऑब्लिक राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। समझ आया होगा दोस्तों। और इसी प्रकार से जो है इन्हीं 56 की पहाड़ियों के मध्य एक नाकोड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? नाकोड़ा पर्वत, जिसकी बात मैं यहाँ करूँगा आपके साथ। ये मान लीजिए कि कौन सा पर्वत अपना? ये नाकोड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नाकोड़ा पर्वत। और ये जो नाकोड़ा पर्वत है ये 23वें तीर्थंकर, यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसे भैरव मंदिर कहते हैं। नाकोड़ा भैरव का मंदिर, नाकोड़ा भैरव का मंदिर कहा जाता है इसको दोस्तों। और इस नाकोड़ा भैरव के मंदिर की बात करूं तो ये जो नाकोड़ा भैरव का मंदिर है ये जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं। 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं जी? पार्श्वनाथ को समर्पित है, पार्श्वनाथ को
समर्पित है। नाकोड़ा पर्वत है दोस्तों। मैंने बात की 56 की पहाड़ियाँ कौन से प्रदेश की विशेषता है, गोडवाड़ प्रदेश की। तो 56 की जो पहाड़ियाँ हैं वो सिवाना बाड़मेर से लेकर के बालोतरा बाड़मेर के मध्य 56 गुंबद आकार के इस तरह की यूँ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। इन्हें जो है दोस्तों क्या कह दिया जाता है, 56 की पहाड़ियाँ। ये अपने क्या है, 56 की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। इन्हीं 56 की पहाड़ियाँ कह दिया जाता है। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों के मध्य पिपलूद ग्राम है। और यहाँ पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक का मतलब ये नहीं कि यहाँ 100 सेमी वर्षा हो जाती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है, इसलिए इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट कह दिया जाता है। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों के मध्य नाकोड़ा पर्वत है। इस नाकोड़ा पर्वत पर एक मंदिर बना हुआ है और ये जो मंदिर है नाकोड़ा भैरव का मंदिर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाकोड़ा भैरव का मंदिर कहा जाता है। और ये 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, इनको जो है दोस्तों समर्पित हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक जो है इत्मीनान से समझ आया होगा। आप जो है तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस से यूँ ही जुड़े रहें। तो अभी हमने बात की है एक ही प्रदेश की। कौन से प्रदेश की, एक बार फिर से मैं आपको मैप में दर्शाना चाहूँगा कि हमने बात की है गोडवाड़ प्रदेश की। कौन से प्रदेश की, अर्ध शुष्क में अपन पढ़ रहे हैं गोडवाड़ प्रदेश, ये वाला प्रदेश। और इस प्रदेश में हमने 56 की पहाड़ियाँ पढ़ ली है। गोडवाड़ क्षेत्र जहाँ पर पाली जोधपुर जालोर वाला जो क्षेत्र आता है दोस्तों, बाड़मेर वाला, यहाँ पढ़ लिया है अपन ने। तो कौन कौन से, पाली जोधपुर जालोर और बाड़मेर वाला जो हिस्सा यहाँ पर आता है, किसके अंतर्गत, गोडवाड़ प्रदेश में। यहाँ की विशेषता क्या, 56 की पहाड़ियाँ। तो 56 की पहाड़ियों के मध्य ही मैंने बताया कि पिपलूद ग्राम, जहाँ पश्चिमी राजस्थान में क्या होती हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए उसे राजस्थान का लघु माउंट कह दिया जाता है और या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कह दिया जाता है। इसी तरह से एक और विशेषता इस क्षेत्र की मैंने आपको बताया कि 56 की पहाड़ियों के मध्य ही एक नाकोड़ा पर्वत है, जहाँ नाकोड़ा भैरव का मंदिर बना हुआ है और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी गोडवाड़ प्रदेश की एक और विशेषता की। यहाँ मैं आपसे बात साझा करूँगा। इस गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत एक पढ़ेंगे अपन जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करते हैं। इस तरह से दोस्तों कुछ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, देखिएगा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ये थोड़ी सी ऊपर कीजिएगा चोटी। तो यहाँ पर दोस्तों यूँ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ बनाई हैं। और इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों में देखिए, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो चोटी है नंबर 2 पे, यूँ ये चोटी आपको दिखाई दे रही होगी। ये दोस्तों हैं डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। और ये जो डोरा पर्वत है दोस्तों, ये 869 मीटर है। कितना है, 869 मीटर। 869 मीटर इस डोरा पर्वत की हाइट है। तो ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी विशेषता क्या है, दिखाई दे रहा होगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोरा पर्वत, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। दूसरा जो आपको पर्वत ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर यूँ ये जो बना हुआ है, ये है इसराना भाकर। कौन सा है, इसराना भाकर। और इसकी जो हाइट है वो है 838 मीटर। कितनी है दोस्तों, 838 मीटर। और इसराना भाकर के बाद जो है आपको दिखाई दे रहा है ये वाला,
ये वाला जो पर्वत है ये है दोस्तों रोजा भाकर। कौन सा? रोजा भाकर। तो ये पर्वत है रोजा भाकर। और यहाँ पर जो है यूँ एक पर्वत बना हुआ है जिसे कहते हैं सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत। और सुंदा पर्वत जो है 530 मीटर ऊंचा है। 530 मीटर ऊंचा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों रोजा भाकर, ये रोजा भाकर जो है 739 मीटर के आसपास इसकी हाइट है रोजा भाकर की, 739 मीटर। तो हमने बात की जसवंतपुरा की पहाड़ियों की। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो हैं गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ही ये जो आपको चोटी दिखाई दे रही है, ये वाला जो पर्वत आपको दिखाई दिया दोस्तों, यहाँ जो है इस पर्वत में कौन सा है? डोरा पर्वत है। ये चोटी सबसे ऊंची है पश्चिमी राजस्थान की। और इसके बाद इसराना भाकर 838 मीटर। और इसके बाद मैंने आपको बताया यहीं पे रोजा भाकर 739 मीटर। और यहाँ पर सुंदा पर्वत 530 मीटर। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये थी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। और अपन ने जो है पहला जो प्रदेश है अर्धशुष्क के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। शुष्क प्रदेश के बारे में अपन ने थोड़ा मैप में देखा था कि अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसके बाद जो है अपन दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि की, फिर शेखावाटी प्रदेश की, घग्गर प्रदेश की, और कुछ जो है आपको शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं बताऊंगा मैं। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत जो है बहुत सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। अनुपृष्ठ बालू का स्तूप कौन से होते हैं, बरखान कौन से होते हैं, पैराबोलिक कौन से होते हैं, तारा बालू का स्तूप की बात करेंगे, शबर काफीज की बात करेंगे, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। ये सारी बातें शुष्क मरुस्थल की है। और इसके बाद करेंगे दोस्तों हमने अभी अर्धशुष्क का पहला पार्ट किया है जो कि आपको मैप के अंतर्गत मैंने दर्शाया था गोडवाड़ प्रदेश। ये देखिएगा दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश की ही ये विशेषताएं थी। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ जिनकी बात अपन ने की हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अन्य जो बचे हुए भाग हैं अर्धशुष्क प्रदेश के और शुष्क प्रदेश की बात पूरी डिटेल में करेंगे दोस्तों। आप इत्मीनान से यूं ही अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। तब तक के लिए मैं सुनील भादु आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद,